हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरेंद्र कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टीफन क्रेशन की थ्योरी के बारे में। स्टीफन क्रेशन जो है एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, वहाँ पे प्रोफेसर थे, यानी अमेरिका के भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर थे। इन्होंने एक थ्योरी दी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दूसरी भाषा को हम अर्जन के माध्यम से किस प्रकार सीख सकते हैं। उस पर इन्होंने 5 प्रकार की अपनी हाइपोथेसिस दी हैं, 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो चलिए इनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है और आपको भी जानना ज़रूरी है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपके, चाहे आपका पेपर 1 हो या 2 हो, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, लग रहा है हर साल। तो जैसा नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस पाई जाती है, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी सहायता से बच्चा जो होता है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, जो मदर टंग लैंग्वेज होती है, उसे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल और स्वाभाविक तरीके से उसे सीख लेता है। तो स्टीफन क्रेशन का मानना है कि बच्चे को अगर उचित वातावरण और उचित माहौल दिया जाए तो बच्चा जो होता है सेकेंड लैंग्वेज को भी, जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होती है, उसे भी एक्विजिशन के माध्यम से सीख लेगा। तो उसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, 5 प्रकार की जो हाइपोथेसिस है स्टीफन क्रेशन की। चलिए देखते हैं। जैसा आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं स्टीफन क्रेशन को, देखिए इसका जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है SLA, मतलब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखिए इनकी पहली परिकल्पना के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहली हाइपोथेसिस जो स्टीफन क्रेशन की है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी अर्जन अधिगम परिकल्पना। इनमें इन्होंने बात की है स्टीफन क्रेशन ने कि जो बच्चा होता है, अधिगम और अर्जन में जो बहुत ही सरल स्वाभाविक जो है, इन्होंने अर्जन को माना है, अधिगम को नहीं माना है। क्योंकि अधिगम करने के लिए बच्चे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसे ग्रामर के रूल्स सीखना पड़ेगा, उसे बुक पढ़नी पड़ेगी, उसे टीचर की आवश्यकता होगी, उसे स्कूल की आवश्यकता होगी, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें उसे करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, अगर अर्जन के माध्यम से बच्चा अगर सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा है, अगर उसे उचित वातावरण, उचित माहौल मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या, अर्जन के माध्यम से जो सीखेगा वो लर्निंग के माध्यम से जो सीखेगा उससे बढ़िया रहेगी। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ एक उदाहरण से आपको। आपने क्या कहते हैं, अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं तो आप क्या कहते हैं, 10 साल तक आपने इंग्लिश पढ़ा है लर्निंग प्रोसेस से, लेकिन अगर आपको पेपर में करना रहेगा तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेंगे। लेकिन आपको अगर वही 10 सेंटेंस अगर बोलना पड़ जाएगा, स्पीक करना पड़ जाएगा, तो आप उसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने उसे लर्निंग प्रोसेस से सीखा, ना कि एक्विजिशन प्रोसेस से। तो स्टीफन क्रेशन का मानना था कि जो लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं वह हमारे लिए उतना सरल और स्वाभाविक नहीं होती है, जितना हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन यानी अर्जन के माध्यम से सीखेंगे। तो इन्होंने अर्जन को बहुत महत्व दिया है स्टीफन क्रेशन ने, कि अर्जन के माध्यम से अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही सरल और स्वाभाविक होगी। इसमें इन्होंने एक्विजिशन को बहुत महत्व दिया, लर्निंग को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। ये हमारा हो गया फर्स्ट हाइपोथेसिस, यानी पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना जो इनकी है, मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी मॉनिटर हाइपोथेसिस यहाँ की, मॉनिटर यानी निगरानी, निगरानी जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि निगरानी करना है। यहाँ पे जो आपने फर्स्ट जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, आपने इसे एक्विजिशन के माध्यम से सीखा है, ना कि लर्निंग के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से। अगर लर्निंग के माध्यम से आपने उसका ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, ना उसके लिए प्रॉपर बुक पढ़ी है, ना आपको प्रॉपर टीचर मिला है, ना प्रॉपर आपकी गाइडेंस की गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपने एक्विजिशन के माध्यम से सीखा है, अर्जन के माध्यम से सीखा है, उसमें आपको दिक्कत परेशानी होगी। जो भी आपने गलत सीखा है वर्ड, वो आके आप यहाँ पे उसका सुधार करेंगे, यहाँ पे मॉनिटर करेंगे उसका। आपके माइंड में एक मॉनिटर होता है, जैसे आपने किसी भी वर्ड को आपने गलत सीख लिया, लेकिन कहीं आपने मूवी में देखा या कहीं भी आपने देखा या कहीं भी सुना आपने, तो आप उसमें सुधार करते हैं, वही मॉनिटर होता है। ये मॉनिटर मतलब निगरानी। यहाँ पे आके आप उसमें सुधार करते हैं, क्योंकि आपने उसे अर्जन के माध्यम से सीखा है, ना कि अधिगम के माध्यम से। अगर आप उसे अधिगम के माध्यम से सीखते तो आप क्या कहते हैं, प्रॉपर ग्रामर स्ट्रक्चर, प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइडेंस में सीखते हैं, तब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन आपने अर्जन के माध्यम से सीखा है अगर सेकेंड लैंग्वेज को, तो आपको आके यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा कि आपने गलत सीखा है, क्या सही सीखा है। गलत सीखा है किसी वर्ड को, तो आप आके यहाँ पे सुधार करते हैं। ये जो मॉनिटर किया जाता है, ये सेल्फ भी किया जा सकता है। जो आपसे अच्छी लैंग्वेज जान रहा होगा, जो सेकेंड लैंग्वेज है, वो भी मॉनिटर आपको कर सकता है। तो ये हो गया आपकी मॉनिटर। दूसरी परिकल्पना जो है, इसमें देखिए 3 वर्ड और हैं। एक है क्या कहते हैं, ओवर यूजर। ओवर यूजर जो होते हैं वो ग्रामर स्ट्रक्चर जो बहुत अधिक फॉलो करते हैं, यानी व्याकरण नियमों का इतना व्याकरण नियम इतना यूज करेंगे कि वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। अगर किसी से बोलना रहेगा उन्हें, तो बोलने में डरते हैं कि क्या कहते हैं, मैं कहीं किसी से गलत ना बोल दूं।
ओवर यूजर मतलब ग्रामर का बहुत यूज करते हैं। एक होते हैं इसमें अंडर यूजर। अंडर यूजर जो होते हैं क्या कहते हैं, ग्रामर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनमें क्या कहते हैं, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है। ये क्या कहते हैं, सेंटेंस में इनको पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे मुझे ई यस का यूज करना है, कहाँ पे यस का यूज करना है, कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है। ये प्रॉब्लम होती है अंडर यूजर में। जो तीसरा है क्या कहते हैं, ऑप्टिमल यूजर जो है, ऑप्टिमल यूजर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या कहते हैं, ये इनको पता है कहाँ पे हमें ग्रामर का यूज करना है, कहाँ पे हमें ग्रामर का यूज नहीं करता। ये एक बराबर बैलेंस बना के चलते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉनिटर हाइपोथेसिस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरी जो है नेचुरल हाइपोथेसिस यानी प्राकृतिक परिकल्पना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरल हाइपोथेसिस यानी प्राकृतिक परिकल्पना। प्राकृतिक परिकल्पना क्या होती है, बच्चा यहाँ पे अर्जन के दौरान प्राकृतिक रूप से व्याकरण को सीख लेता है। जैसे बच्चे को पता रहता है कि पहले मुझे कौन सा वर्ड सीखना है, बाद में कौन सा वर्ड सीखना है। जैसे आपने भी जब पहले शुरू में बोला होगा तो पहले ये नहीं बोल दिया होगा कि रोटी मुझे दे दो, पहले आपने बोला होगा रोटी, फिर उसके बाद रोटी मुझे दे दो। तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल ऑर्डर से आप किसी भी लैंग्वेज को आप सीख लेते हैं। जैसे LSRW, पहले आप किसी लैंग्वेज को लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप उसे स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, फिर उसके बाद उससे रीडिंग करेंगे या पढ़ेंगे, फिर क्या कहते हैं उसका राइटिंग करेंगे या लिखेंगे। तो क्या कहते हैं, इसी क्रम से जो लैंग्वेज है ये क्या कहते हैं चलती है। ऐसा नहीं पहले आप राइटिंग करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, फिर लिसनिंग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो क्रम होता है वो पूर्व अनुमानित क्रम रहता है, इसका पहले से निर्धारित इसका क्रम रहता है। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक परिकल्पना, नेचुरल हाइपोथेसिस। चौथी जो इनकी परिकल्पना है इनपुट हाइपोथेसिस यानी निवेश करना, निवेश परिकल्पना। निवेश परिकल्पना का मतलब कि बच्चा अगर यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जो होती है उसका इंपॉर्टेंट बहुत दिया गया है। जैसे बच्चे को देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया I+1। I+1 का मतलब कि बच्चे के लेवल जो है, अगर वो बच्चा 2 वर्ड की मीनिंग को जान रहा तो आप उसे 3 वर्ड की मीनिंग बताएंगे, 3 वर्ड की मीनिंग जा रहा तो 4 वर्ड की मीनिंग बताएंगे, मतलब उसका एक लेवल अप करेंगे आप। अगर बच्चा 10 तक जान रहा तो उसे आप 12 तक लेके जाएंगे, 11 तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे 20 तक लेके चलेंगे। बच्चा अगर 3 वर्ड की मीनिंग जान रहा तो आप उसे 10 वर्ड की मीनिंग नहीं बता सकते, उसे 4 वर्ड तक मीनिंग बता सकते हैं, 5 वर्ड तक मीनिंग, मतलब उससे एक लेवल अप करेंगे। और उससे नीचे भी नहीं लेके आएंगे। बच्चा अगर 3 वर्ड की मीनिंग है तो आप उसे 2 वर्ड की मीनिंग आप सिखाना शुरू कर दें, उससे नीचे भी नहीं। इसका लेवल यहाँ पे अप करना, बच्चे का इनपुट देना बच्चे को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्विजिशन के माध्यम से ज़्यादा लैंग्वेज को वो उसमें दक्षता पाता चले। तो ये हमारा हो गया इनपुट हाइपोथेसिस। अब देखिए पांचवी जो इनकी परिकल्पना है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्टर लगा हुआ है, अफेक्टिव मतलब प्रभावी फिल्टर, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। प्रभावी फिल्टर परिकल्पना में जो है क्या कहते हैं, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी, 3 वर्ड है इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे का मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो फिल्टर है इससे बच्चा क्रॉस करके लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मोटिवेट होकर लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। जैसे बच्चे ने टूटी फूटी इंग्लिश बोल दी, अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे, नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुधार हो जाएगा तुम्हारे अंदर, तो बच्चा वो मोटिवेट होकर उस लैंग्वेज को सीखना और अच्छी तरीके से कर देगा। अगर आपने वहीं पे बोल दिया नहीं तुम गलत बोल रहे, मत बोलो, मत नहीं सीख पाओगे, तो क्या कहते हैं बच्चे के अंदर एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी अगर बच्चे के अंदर बढ़ जाएगी तब क्या कहते हैं जो फिल्टर है वो फिल्टर से बच्चे की जो लैंग्वेज वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो बच्चे इंग्लिश को नहीं सीख पाएगा, चाहे जो भी उसकी टारगेट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हो वो उसे सीख नहीं पाएगा। तो ये क्या कहते हैं एंजाइटी जो होती है बच्चे की यहाँ पे कम करनी रहती बच्चे की एंजाइटी को कम करना रहता है। अगर बच्चे की एंजाइटी को कम नहीं करेंगे आप तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। अगर मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा तो बच्चे की जो एंजाइटी होती है ये बढ़ जाएगी। एंजाइटी बढ़ जाएगी तो जो फिल्टर है ये फिल्टर लैंग्वेज को क्रॉस नहीं होने देगा, तो बच्चा जो है लैंग्वेज को सही प्रकार से सीख नहीं पाएगा। तो मैंने जहाँ तक मेरी उम्मीद से मैंने डिस्कस किया है पांचों जो उनकी हाइपोथेसिस हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और